Welcome to the class. I'm Amit Kilor. Finally, we are on the last of it, the chapter 10, the philosophy of the Indian Constitution. देखो, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ सेम चीज़ जो कि मैं हर वीडियो में बता रहा था कि अगर यूपीएससी के लिए पॉलिटी की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमें दो बुक्स की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड द सेकेंड ऑफ ऑल यू कैन फॉलो लक्ष्मीकांत. बस ये दो बुक्स हैं. इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी पॉलिटी प्रीलिम्स, ठीक है, इसके अलावा किसी भी और दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसके साथ साथ ऑब्वियसली या तो आप कोई क्लास करते वक्त इन क्लासेस के नोट्स बना सकते हो एंड देन यू कैन ऑब्वियसली फॉलो दोज नोट्स, और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है तो उसी नोट्स के अंदर अपडेट कर सकते हो. लक्ष्मीकांत को करने का भी ये बहुत नेसेसरी तरीका है कि बेसिकली इसके आप नोट्स बना ले, क्योंकि दैट इज बुक इज मोर देन 800 पेजेस. तो उसको रोज रोज तो रिवाइज नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस उसको पढ़ के बेसिकली उसके फुल फ्लेजेड नोट्स ना बना लिए जाएं. एंड देन इसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स और ऐड करने पड़ते हैं एंड देन वी आर डन. नाउ जनरली हम स्टूडेंट्स को जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत आती है. दिक्कत है जिनकी मतलब कि जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मन करता है कि कोई सीरियस रेफरेंस बड़े वाली बुक्स पढ़े. बट ये ऑब्जेक्टिव प्रूफ है कि 35% से भी ज्यादा जो प्रीलिम्स जो होता है वो प्राइमरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है. और अगर उससे ज्यादा अगर हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करें तो एटलीस्ट नहीं तो 50% ऑफ द जो इन यूपीएससी प्रीलिम्स है दैट समहाउ और द अदर वन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनसीईआरटी. सो अगर आप यूपीएससी को जेन्युइनली और ऑथेंटिकली बहुत सीरियसली ले रहे हैं और अब अगर आप एक ऑथेंटिक स्टूडेंट की तरह सीरियस स्टूडेंट की तरह काम करना चाहते हैं तो नेसेसरली आपको एनसीईआरटीज करनी जरूरत पड़ेगी. एनसीईआरटी करने का एक दूसरा पर्पस भी ये रहता है कि अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो उसको स्टार्टिंग से करोगे तो सिंपल पहले करना आसान रहता है. तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये हमने किताब की है थोड़ा सा आसान ये रहेगा कि इसको इजीली पढ़ लो और उसके बाद जो सीरियस और इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स होती हैं उन पे जंप कर सकते हैं. तो ये लास्ट वाला चैप्टर है. दिस इज द बेसिकली द चैप्टर नंबर 10th which discusses about the philosophy of the constitution and I'll be honest with you, इसके अंदर कोई खास ज़्यादा बड़ी डिस्कशन है नहीं. एक प्रकार की कमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए. तो ऐसा नहीं है कि इसमें से यूपीएससी की कुछ ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा सकते हैं. सेकंड, ये एस्से का मतलब दिस चैप्टर बिलोंग्स टू एस्से. तो अगर ये एस्से आपको ये वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह से याद हो गया, इसके कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो यू शैल बी एबल टू हैव एडवांटेज while writing an essay or while writing a general studies question. तो चलिए इसको कर लेते हैं. सिंपल क्वेश्चन, ऐसा मतलब इसमें कोई खास नहीं है. इवन इफ यू विल रीड इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले तो ये सिंपल बात बताएगा कि भाई फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना क्यों चाहिए एंड इट डिस्कसेस व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं. फिर कुछ छोटा सा क्रिटिसिज्म और एक बेसिक लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है. कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ कमी होती है. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मेंट बाय द फिलोसफी ऑफ द क्वेश्चन, ये फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल ये है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होता है, दिस इज ओके, यस डेफिनेटली. देर आर वैल्यूज एंड द मोरालिटी भी इसके अंदर दिए हुए हैं. तो सिर्फ और सिर्फ लीगलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी जाती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए, नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल लॉज, देखो हर एक लॉ के अंदर तो मोरल कंटेंट नहीं होता है, ठीक है. कुछ लॉ है जैसे कि ट्रैफिक लॉ है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है, देयर इज नो स्पेसिफिक मोरलिस्टिक कंटेंट ऑन इट. बट बड़े सारे से जो लॉज हैं वो सोसाइटी और जो इंडिविजुअल जो वैल्यूज होल्ड करते हैं उनसे भी रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है जो कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज और द रिलीजन. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ नहीं है, रादर ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शैल बी इक्वल. दो आइडिया ऑफ इक्वालिटी को बेसिकली प्रमोट करता है. तो जो भी लॉ कभी भी जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए बनाया जाता है, उसका पर्पस रहता है क्योंकि हम इक्वालिटी को वैल्यू करते हैं. तो हमेशा लॉज के बीच में और मॉरल वैल्यूज के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है. बट वी आर ट्राइंग टू टेल हियर इज दिस दैट देर आर सम लॉज विच डजंट हैव द मॉरल कंटेंट. वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होती हैं या फिर कुछ डिसिप्लिनेरियन डिटेल्स होती हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल्स होती हैं. तो हर एक चीज तो मॉरल नहीं है, बट देन हमेशा कोई ना कोई लॉ, और वेरी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का स्पेशल लॉ है, तो वो हमेशा किसी न किसी लॉ से रिलेटेड होता है. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसको एक सर्टेन मॉरल विजन से देखा जाता है. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी टू अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ तीन चीजें हैं इसके अंदर हमारे मान में, ठीक है. सबसे पहली वाली बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्सेप्चुअली नेचर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि
वी मस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग ऑफ द टर्म्स। भाई शब्दों का ये राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी जो लिखा हुआ है, आखिर इसका मतलब क्या है? व्हाई डू वी वांट डेमोक्रेसी? आखिर ऐसा क्या पर्पस है डेमोक्रेसी का? सेकंड, वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी कंडीशनल ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिस पे एक आइडिया भी चाहिए कि बेसिकली सोसाइटी किस प्रकार की होनी चाहिए। एंड फाइनल पॉइंट जो है वो जो थर्ड वाला पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी पढ़ें तो जनरली उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के कंजंक्शन में उनके साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये जो बात है ये यहाँ पर हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, वी डू नॉट नीड टू रीड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पर से। लेकिन एक प्रकार से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड द परव्यू ऑफ आवर एग्जाम, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जब भी पढ़ा जाता है और जब कोर्ट्स उसको अंडरस्टैंड करती है, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुए थे उनके बारे में उनके साथ साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड लॉट ऑफ रीजन व्हाई सर्टेन प्रोविजंस वर बेसिकली इंक्लूडेड एंड व्हाई समथिंग वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। एज ए यूपीएससी स्टूडेंट आपको उनके बारे में ना सोचना है ना समझने की जरूरत है। बट ये सिंपल बात क्या करता है कि जब 1946 से लेकर 1950 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय जो वो संविधान सभा थी उसमें जो जो डिबेट्स हुए थे दे ऑल आर रिकॉर्डेड। वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं, हर एक रीजन रिकॉर्डेड है, एवरी पर्सन, हर एक आदमी के आर्ग्यूमेंट्स और हर एक ओपिनियंस और आइडियाज और वैल्यूज और मॉरल्स सब रिकॉर्डेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हो तो वो तरीका अच्छा है कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को भी पढ़ा जाए। बट दिस इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन फॉर द जजेस एंड द जुडिशरी, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करना होता है। व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी एग्जाम इसका बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ने की ना आपको जरूरत पड़ेगी, ना ही उसकी आपको हेल्प की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमारे को एग्जाम के अंदर क्लियर कर दे, जिसके अंदर जो बुक्स हैं वो हमारी कंप्लीटली रेलिवेंट है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हर एक चीज का दिया हुआ है। सो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो है, जो कि हम स्टडी करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू फाइंड द मॉरल कंटेंट आल्सो, बट आल्सो अगर ये हम मॉरल कंटेंट निकाल देंगे तो जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भी बेसिकली थोड़ी सी सिम्फनी बन जाती है, राइट? एवरीबडी वांट्स समटाइम्स डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम थिंग। तो एक कंसेंसस पे पहुंचने के लिए जरूरत है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम सबको डिफाइन हो जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दीज आइडियाज आर वेरियसली इंटरप्रेटेड, कभी कभी मैनिपुलेट भी किए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल और उसके एक्सप्रेशंस को बेसिकली एक बार अच्छी तरह से डिफाइन कर ले। समटाइम्स सेम आइडियल इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट करता है कि द मेन फोकस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेयर एज जुडिशरी कैन इंटरप्रेटेड इन अ मैनर कि इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और अगर वेलफेयर करना भी है तो इट शैल बी विद इन दी लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि दीज थिंग्स हैव एक्चुअली हैपेंड ओवर द लास्ट 70 years, हेंस दिस बुक इज बेसिकली ट्राइंग टू डिस्कस इट। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके की तरह एज अ मीन्स यूज किया जा सकता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मेंस के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन सक्सेसफुल फॉर द डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। नाउ पहले चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग था और हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है ये बताया गया था। इट इज वाइडली एग्रीज दैट कि एक सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होने का मेन पर्पस है कि जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। दिस इज मतलब इसको थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, बट ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हम गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर बना दें। रादर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसलिए जाता है कि जिस जिसके पास पावर है उसकी लिमिट्स सेट कर दी जाए, कोई अनलिमिटेड पावर वाला इंडिविजुअल या एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ना हो जाए। सो द थिंग इज दैट मॉडर्न स्टेट्स आर पावरफुल, एक्सेसिवली पावरफुल, इन द सेंस कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस है, दे हैव द डिफेंस, दे हैव द पुलिस, द लॉ एंड ऑर्डर इज स्ट्रॉन्ग। तो जो स्टेट्स होती हैं वो पावरफुल होती हैं, दे आर बिलीव टू हैव अ मोनोपोली ओवर द फोर्स एंड द कोअर्जन। तो जो पावर होती है बेसिकली वायलेंस की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूज कर सकता है। अगर कोई पुलिस जो होती है अगर किसी इंडिविजुअल को मार देती है तो पुलिस के ऊपर केस नहीं किया जा सकता, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। वेयर अगर कोई इंडिविजुअल अपने अग्रेसर को भी मारता है तो उसके अगेंस्ट भी केस होता है। तो वायलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूज कर सकती है, दे ओन द पावर ओवर द वायलेंस। नाउ अगर ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशन गलत हाथों में पड़ जाएं और जो इस पावर को अब्यूज करेंगे तो करेंगे क्या? व्हाट इफ एन आईपीएस बिकम्स वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स यू, आपके अगेंस्ट बेसिकली वो कुछ कुछ एक्शंस लेने लग जाए, उसके पास पावर है और वो उसका मिसयूज करने लग जाए। द क्वेश्चन इज दैट कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सेफ्टी के लिए क्रिएट किए गए हैं, इसमें अभी कोई खास शक की बात तो है नहीं, बट इट कैन ईजिली टर्न अगेंस्ट अस ऑल्सो, ये हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं।
एंड दिस हैज बीन जस्ट अ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, मतलब ये कंजेक्चर नहीं है, दिस हैज बीन एक्चुअली शोन कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो कभी कभी सबके नहीं तो कुछ इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट है उनको तो हर्ट कर ही देती है। सो वी नीड टू ड्रॉ द रूल्स ऑफ द गेम्स। हमें ये करने की जरूरत पड़ती है कि रूल्स, मतलब कि जो स्टेट्स है जो कि कॉन्टिन्यूसली जो है उसके अंदर पावर जो है हमेशा रिस्ट्रेन रहे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोवाइड्स दोज बेसिक रूल्स एंड प्रिवेंट्स स्टेट्स फ्रॉम बीइंग द ट्रिनिकल। तो वो जो कंप्लीट फुल फ्लेजेड कोई पावर का मिसयूज ना कर पाए, इसीलिए उसके पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स अबाउट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। Moreover, for a hitherto colonized people, constitutions announce and embody the first real exercise of the political self-determination. दो तरीके के चेंज होते हैं, एक तो पॉलिटिकल पावर को ट्रांसफर किया जाता है और एक बेसिकली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नाउ अगर हम हिस्ट्री के बारे में कभी भी पढ़ेंगे तो वी विल एक्चुअली रियलाइज कि व्हेनेवर द पॉलिटिकल पावर यूज्ड टू ट्रांसफर, इट ऑलवेज यूज्ड टू ट्रांसफर विद वायलेंस। जैसे कि भाई औरंगजेब जब राजा बन रहा था तो उसने अपने भाइयों के साथ लड़ाई की, बहुत सारे सैनिकों की जान जाती थी, उनको भाइयों को भी मारना पड़ता था। तो जो ये वॉर ऑफ सक्सेशंस हैं, जब एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी में बदलाव होता है तो इट लीड्स टू वॉर। जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो ज़्यादा वायलेंट होता है, जिसके पास ज़्यादा लिटरल फोर्स होता है, वही बेसिकली जीत जाता था। समथिंग सिमिलर एक्चुअली हैपेंड इन द केस ऑफ अशोक ऑल्सो। सो व्हाट द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन डू इज दैट कि सबसे पहले जो ये पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर होती है इसको पीसफुली करवाता है। यू डोंट नीड टू यूज वायलेंस टू ट्रांसफर द पावर। तो जैसे अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो वहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, तो जब वहां से इलेक्शन जीत के डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो पावर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ में चलेगी, बट देयर वाज नो वायलेंस इन्वॉल्व इन दैट। सिमिलरली भारत में भी जैसे कि 2014 में बेसिकली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, लेकिन जब उसके अंदर बदली और वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बदली तो उसके अंदर कोई वायलेंस का प्रयोग नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे गए रूल्स के बेसिस पे डेमोक्रेटिकली वो बेसिकली पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। द सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन दी सोशल केसेज ऑल्सो। सोशल केसेज में कैसे, भाई सोशली स्पीकिंग जो चेंजेस होते हैं समाज में वो पहले इतनी आसानी से नहीं हो सकते थे, राइट? जब जब तक कोई रूल और सेट्स नहीं है तो सोशल चेंज नहीं हो सकता था। बट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्चुअली इंश्योर कि वो बेसिक चेंजेस हों, वुमेन को इक्वालिटी मिल जाए, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर सकते हैं, रिलीजन के अंदर जो रिफॉर्म होते हैं दैट कैन बी डन थ्रू द केसेस ऑफ दी by the following the basic rules of the constitution and by using the judiciary for it. Now नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एक तो कभी कभी एनसीईआरटी ऐसे लिख देती है नेहरू, जैसे इनका दोस्त है नेहरू, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू शुड बी लाइक, चलिए हम भी एनसीईआरटी नेहरू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स वेल। द डिमांड ऑफ फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्लेम, तो जब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, उन्होंने कहा कि यार ये एक कलेक्टिव डिमांड है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनेगी, जब भारत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी बिना एक्सटर्नल इंटरफियरेंस के, तभी तो भारत के लोग कह पाएंगे कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद जज कर रहे हैं, अपने खुद मूव कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा कि एक संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का ग्रुप नहीं होती है, रादर इट इज ए नेशन ऑन द मूव। वो जो रिप्रेजेंटेशन है ना, मेटाफोरिकली बात करें तो बेसिकली एक प्रकार से पूरा का पूरा देश होता है, एंड जो कि अपने पास्ट पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को हटा के नए फ्यूचर की तरफ बढ़ता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस यही था कि जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाए और एक नया एरा स्टार्ट किया जाए फ्रीडम का, इक्वालिटी का और जस्टिस का। दैट वाज बेसिकली द आइडिया। नाउ this approach had the potential of changing the theory of the constitutional democracy. According to this approach, constitution exists not only to limit people in power but to empower those traditionally who have been deprived of it. तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस तो ये है, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो जिनके पास पावर है उसको लिमिट करो, लिमिट द पावर, एंड द सेकंड वन इज एम्पावर द वीक। जिनके पास कभी पावर नहीं रही है उनको वो दी जाए। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग, दिस इज द डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पास पर क्यों जाना पड़ता है? हमारे लिए कोई बहुत रेलिवेंट तो नहीं है, बट इसका सिंपल पर्पस ये है, एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1789 में लिखा गया था, इट इज absurd टू अप्लाई द वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट एरा टू 21st सेंचुरी, है ना? लॉजिकली स्पीकिंग 250 साल पहले जो बात चल रही थी उसका आज का क्या लेना देना। लेकिन इंडिया में जो ओरिजिनल फ्रेमर्स थे, अभी 75 साल के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं। हमारे जो वैल्यूज और जो आइडियल्स और जो कंसेप्शन थे उसको कुछ खास बदलाव नहीं आया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है वो बेसिकली ऑलमोस्ट आज की ही हिस्ट्री है। इट हैज नॉट लाइक 1000 साल बीत चुके हैं। सेकंड, वी मे हैव फॉरगॉटन द रियल पॉइंट अंडरलाइंग सेवरल ऑफ आवर लीगल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि हम उनको धीरे धीरे ग्रांटेड समझते हैं।
टुडे वी थिंक डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म जो है ये सब चीज़ें कल की बातें हैं, पुरानी हैं, इनकी रेलिवेंट खत्म हो गई, रेलिवेंस खत्म हो चुकी है, बिकॉज बिकॉज वी वर बॉर्न इनटू इट। तो हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि जब अंग्रेज रूल करते थे, या हम उसको एग्जैक्ट एम्पैथेटिकली इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि जब अंग्रेज रूल करते थे तो हाउ दीज थिंग्स वर मिसिंग, हाउ जो स्टेट की जो पावर थी वो कैसे लोगों के लिए मिसयूज की जाती थी। सो ये जो रीजंस हैं जो कि कभी कभी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स हमें जो वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स हमें जो सपोर्ट करते हैं, कभी कभी हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दे हैव डन। दिस provides the organizational principle to the current practices. So when the going is good, this forgetting is harmless. जब सब कुछ सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ याद नहीं है तो, बट जब यही प्रैक्टिसेस चैलेंज होने लग जाती हैं, नेग्लेक्ट की जाती हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भूल दिए जाते हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो मतलब कि जो हमारी करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, आज के दिन को समझने के लिए हमें बेसिकली, अगर संविधान के कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन को समझना है, तो जो कल हुआ था पहले, उसके बारे में एक बार भी जानना जरूरी है। नाउ what is the political philosophy of our constitution? It cannot be it cannot be defined in single word. एक word से तो define किया नहीं जा सकता है. There are obviously. So for example, it is a liberal constitution एक प्रकार से. It is democratic constitution. It is egalitarian. It is secular and it is federal. It is sensitive to the need of religious and linguistic minorities as well as the historically disadvantaged group. साथ ही साथ एक common national identity भी बनाना चाहता है. वेल टेक्निकली बात करें तो दिस पैराग्राफ काइंड ऑफ समराइजेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। असली में बात यह है कि बात तो यही है, हमारा लिबरल, डेमोक्रेटिक, एगैलिटेरियन, सेकुलर, फेडरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप और कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। एक एक पॉइंट के तरीके से देख लेते हैं। इट इज कमिटेड टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल यूनिटी। अगर सबसे शॉर्टेस्ट 4 शब्दों में भारत के संविधान की पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिफाइन करना हो तो दिस इज इट: फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव 4 वर्ड है जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इनको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे तो वी कैन लिटरली क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ आवर माइंड इफ वी हैव दीज 4 बेसिक प्रिंसिपल्स आउट ऑफ इट। चलिए पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होता है यार। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है, इस फिलॉसफी के ऊपर बनाया गया है कि इंडिविजुअल फ्रीडम फॉरमोस्ट है, हर एक आदमी को आज़ादी होनी चाहिए। दिस कमिटमेंट डिडंट एमर्ज मिरेकुलसली, ऐसा तो है नहीं ऑब्वियसली, रादर वो इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविटी थी 1850s से, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से स्टार्ट होते हुए। राजा राम मोहन रॉय ने उस समय प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कर्टेल जब करने लगे थे। रॉय ने ये आर्ग्यू किया कि स्टेट रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स मस्ट प्रोवाइड दैम मीन्स बाय विच देयर नीड्स आर कम्युनिकेटेड। ऐसा तो है नहीं कि हम सबको फ़ोन करके कुछ कुछ बोल सकते हैं। काइंड ऑफ जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो प्रेस होती है, वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन होती है सोसाइटी का। लाइकवाइज द स्टेट मस्ट परमिट अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। इंडियंस कंटिन्यू टू डिमांड फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। तो वो जो 1820s के समय में राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़, उस समय की जो इंडियन ग्रोइंग, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि इन्फेंसी की स्टेज में थी, जब वो आइडिया बिल्डअप हो रहा था एक यूनाइटेड इंडिया का, वहाँ से ये बात स्टार्ट हो रही थी कि यार एटलीस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में भी प्रेस बिल्कुल जो है फ्री होनी चाहिए, अनलिमिटेड लिबर्टी होनी चाहिए प्रेस के पास पब्लिकेशन की। नाउ इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था वो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का इंटीग्रल पार्ट बन गया। सो इज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट। अरेस्ट भी बेसिकली रैंडमली नहीं होना चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट कैन एक्चुअली बी सीन इन दी रॉलेट एक्ट। नाउ देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो 1919 में 1919 में फरवरी 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाते हैं। तो उस समय देशवासियों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे, ये कह के कि ये एक प्रकार का काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। जो रॉलेट एक्ट था वो ब्रिटिश पुलिस को एम्पावर करता था आर्बिट्री अरेस्ट करने के लिए, कि किसी भी भारतीय के ऊपर किसी प्रकार का शक हो, किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो तो उसके अगेंस्ट केसेस किए जा सकते थे, उसको अरेस्ट किया जा सकता था ना। वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो समय था, वो इसीलिए था कि ब्रिटिशर्स इस प्रकार के लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। नाउ नेशनल मूवमेंट अपोज सो वेहेमेंटली दे सॉट टू डिनाई दिस बेसिक फ्रीडम, क्योंकि बिना बात के किसी को रैंडमली अरेस्ट कर देना एक सबसे बेसिक ह्यूमन राइट होती है। तो क्योंकि रॉलेट एक्ट उस राइट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था या काइंड ऑफ उसको वायलेट कर रहा था, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट उस समय ग्रो होना स्टार्ट हुई कि इस प्रकार के जो लॉज हैं वो बनने नहीं देना चाहिए। देयर आर अदर इंडिविजुअल फ्रीडम, इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस,
भाई होना चाहिए भाई अपना रिलीजन का फ्रीडम। ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि हमारा संविधान जो है वो काफ़ी लिबरल कैरेक्टर का है। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में देखा ही था हमने कि सारे के सारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज माइट बी रिकॉर्ड दैट ओवर 40 years बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, every single resolution, scheme, bill, report of the Indian National Congress mentioned individual rights, not just in passing but a non-negotiable value। मतलब कि 1950 से पहले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में जो भी कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती थी उसमें जो भी रेजोल्यूशन होता था उसमें हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में जरूर बात की जाती थी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट आल्सो गॉट ट्रांसलेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस आइडिया एंड दिस फिलॉसफी। सोशल जस्टिस, जब एक बार एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात हो चुकी है तो दूसरी बात आती है सोशल जस्टिस की। व्हेन वी से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल, वी डोंट मीन कि इट इज लिबरल ओनली इन द वेस्टर्न सेंस। ये जो लिबरलिज्म का मतलब होता है इज बेसिकली इंडिविजुअल। लिबरलिज्म का मतलब है जो इंडिविजुअल है जो वो है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सो जब हम वेस्ट में वर्ड लिबरल की बात करते हैं, सो कॉन्सेप्चुअली द आइडिया इज दैट कि इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सोसाइटी, राइट। लेकिन हम एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देता है। इन द बुक यू विल लर्न मोर अबाउट द आइडिया, अगले वाली जो 12th क्लास वाली बुक है, क्लासिक लिबरलिज्म ऑलवेज प्रिविलेजेस राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर द डिमांड्स ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द कम्युनिटी वैल्यूज। मतलब कि क्लासिक लिबरलिज्म मतलब कि जो वेस्ट में जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देता है रादर देन द सोशल, रादर देन द सोसाइटी। तो अगर कोई भी कभी भी क्लैश होता है सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में तो इंडिविजुअल को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। द थिंग इज दिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिबरलिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है टू वेज में। फर्स्ट, इट वाज लिंक्ड टू द सोशल जस्टिस। द बेस्ट एग्जांपल इज द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ इक्वालिटी देने से कुछ नहीं होगा, हमें जो वो सेंचुरीज ओल्ड इनजस्टिसेज हैं उनको भी थोड़ा सा रियल मीनिंग देना पड़ेगा राइट टू वोट के साथ। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स चाहिए हमें वो जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइडेड कुछ स्पेशल मेजर्स ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड वन ऑफ देम वाज कि लोकसभा और विधानसभा में जो लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉसिबल किया कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब्स भी बेसिकली इन ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर सके। सो दिस क्वेश्चन, ये मुझे 100% क्वेश्चन है। एक बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि सोशियोलॉजी में एक पैराग्राफ में डिस्कस था कि हाउ वेस्ट सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट देन द इंडियन सेक्युलरिज्म। यहाँ पे कैटेगोरिकली यूपीएससी और सॉरी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिबरल लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न सेंस में नहीं है। वी आर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब कि हम थोड़ा सा डिफर करते हैं। तो यहां से आपको नेसेसरली ये बात यहां से एक्सट्रैक्ट करनी है कि दिस इज अ वेरी पॉसिबल मेंस क्वेश्चन कि इंडियन लिबरलिज्म वर्सेस वेस्टर्न लिबरलिज्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसमें सिंपल सा, वैसे कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि दिमाग में याद रहे। तो सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि वेस्ट का जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल फोकस्ड है और जो इंडियन लिबरलिज्म है दैट इज आल्सो फोकसेस ऑन दी मतलब क्या नाम है सोशल ग्रुप्स आल्सो, वो उसको भी बेसिकली प्रमोट करता है। ठीक है। सो इंडियन लिबरलिज्म के दो स्ट्रीम्स है, एक तो राम मोहन रॉय ने जो स्टार्ट किया था जो कि इंडिविजुअल राइट्स, विमेन के राइट्स के ऊपर फोकस करता है। दूसरे वाला केसी सेन, जस्टिस रानाडे और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो प्रमोट किया जाता है जिसमें सोशल जस्टिस भी बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन लिबरलिज्म का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पक्का बनेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस दी, उसके बाद डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट करनी है सारी की सारी कम्युनिटीज के। अब हमारे कंट्री में खासकर पॉसिबल नहीं था क्योंकि जनरली हिस्टोरिकली देयर वर सम टेंस रिलेशनशिप और थोड़ी सी हायरार्किकल भी थी, यानी कि देयर वाज समथिंग ऑन सुपीरियर समथिंग इंफीरियर जिसको चेंज करना मुश्किल होता है। हाउ टू मेक कम्युनिटीज लिबरल इन देयर अप्रोच, कैसे करवाएं भाई, जो लोग इक्वल नहीं थे उनको इक्वल कैसे कराएं। सुनने में आसान लगता है बट ये एक्चुअली में जेन्युइन कॉम्प्लेक्स है। नाउ it would have been very easy to resolve all this problem but not by not recognizing communities at all, जो कि वेस्ट में किया जाता है। वेस्ट में इस चीज की रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है कि कोई किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, बट दिस वुड हैव बीन अनवर्केबल एंड अनडिजायरेबल। हमारे देश में काम तो करता नहीं ऐसे, इतनी आसानी से ऐसे सामाजिक चेंज नहीं होते हैं लॉ बनाने से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा डाउरी केस है। डाउरी जो लॉ है भाई, हमारे देश में टेक्निकली दहेज देना प्रोहिबिटेड है लेकिन समाज में इस प्रकार की एक्सेप्टेंस है कि उसके बावजूद भी वो नॉर्मली चल रहा है क्या बेसिकली सबको एक्सेप्टेबल भी है।
कभी कभी रैंडमली कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं, बट आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो सबके सब दहेज इस प्रकार से दे रहे हैं कि ये तो गिफ्ट है, ये तो लड़की का हक है, ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है। बल्कि जो नहीं देता उसको बेसिकली थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। दिस इज नॉट बिकॉज इंडियंस आर अटैच टू द कम्युनिटीज मोर देन अदर्स। इंडिविजुअल्स हर जगह किसी न किसी कल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ भारत का नहीं है, यूरोप में भी इसी प्रकार से होता है, यूएसए में भी होता है। हर एक कम्युनिटी के अपने वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और लैंग्वेज होते हैं। फ्रांस में, जर्मनी में वो सब के सब अपनी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से अटैच्ड हैं। What makes us different is that we have more openly acknowledged the value of the communities. More importantly, इंडिया के अंदर बहुत सारी कल्चरल कम्युनिटी है। जर्मनी पूरा का पूरा एक ही भाषा बोलता है, फ्रांस पूरा का पूरा एक ही भाषा बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है। नाउ इसीलिए कोई एक कम्युनिटी किसी एक के ऊपर डोमिनेट ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको अधिकार मिले अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन करने का। सच इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है। दिस शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सी रिलीजन एज प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडिविजुअल, रादर वो सोशली भी अंडरस्टैंड करते हैं। द सेकेंड वन इज द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। द वर्ड सेक्युलरिज्म सिंपली मीन्स व्हेन द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। ये सबसे जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है, विच इज जनरली द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दिस मीन ऑल्सो, इसका क्या मतलब होता है? देखो पहले ये इसको सही समझने का तरीका हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहले क्या होता था कि जो जनरली किंग होता था वो किसी न किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता था और उसी रिलीजन को प्रमोट करता था, और एक प्रकार से वो ऑफिशियल रिलीजन होता था उस राज्य का। साथ ही साथ जो दूसरे रिलीजन के लोग होते थे उस राज्य में, उनको किसी न किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर सहना पड़ता था। तो हिस्टोरिकली ये जो अरेंजमेंट थी, दिस वाज नॉट एग्जैक्टली वेरी सक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल अरेंजमेंट ना होने की वजह से धीरे धीरे एक आइडिया डेवलप हुआ कि मे बी किंग या फिर जो स्टेट है या फिर जो पार्लियामेंट है उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। स्टेट शैल हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। दिस इज व्हाट द सेक्युलरिज्म इज। सेक्युलर स्टेट्स आर वाइडली सीन एज ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली अ प्राइवेट मैटर। कॉन्सेप्ट ये निकला कि भाई रिलीजन जो है उसका गवर्नमेंट से क्या लेना देना, स्टेट से क्या लेना देना, अपने इंडिविजुअल आदमी का काम होता है। दे रिफ्यूज टू गिव रिलीजन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन। अब क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है? देखो, द टर्म सेक्युलर पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ये बात आपको याद होगी। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो ये शब्द था सेक्युलर, इसको प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। दिस वाज एडेड इन द प्रीएम्बल by the 42nd of the amendment. The Indian Constitution has always been secular, even though 1976 से पहले भी भारत का जो संविधान था सेक्युलर। Western conception of secularism means mutual exclusion of state and religion in order to protect individual freedom and citizenship right of the individual। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कंसेप्शन है। यही बात बेसिकली यूपीएससी कई बार करने की कोशिश करता है कि वेस्टर्न कंसेप्शन अलग होती है या नहीं होती है। वेस्टर्न कंसेप्शन अगेन ये हम कुछ और पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब में दोबारा से लिखा हुआ है। द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स कि रिलीजन और स्टेट अपने अपने डोमेन में रहें, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करें। स्टेट रिलीजन के डोमिनियन में इंटरफेयर नहीं करेगी और रिलीजन जो है वो स्टेट को या पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। इसका पर्पस क्या था? टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। रिलीजन बाय नेचर आर काइंड ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी। ठीक है, तो रिलीजन जो कोई प्रिंसिपल बताता है वो बेसिकली उस सोसाइटी को या उस कम्युनिटी के हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना पड़ता है। स्टेट्स विच लेंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स मेक देम मोर पावरफुल देन दे ऑलरेडी आर। When religious organizations begin to control the lives of the individuals, when they start to dictate how they should relate to God, how they should pray, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, but what help would a state offer if it has already joined hands with the organizations? तो अगर रिलीजन के बेसिकली साथ स्टेट भी मिल जाए तो हिस्टोरिकली इट हैज बीन सीन कि जनरली स्पीकिंग किसी न किसी को नुकसान होता ही होता है। सो टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, स्टेट को रिलीजन से अलग होना ही पड़ता है। सेकेंड, स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू मैनेज देयर अफेयर्स। फिर अगर रिलीजन को स्टेट के साथ एंटर नहीं करना है तो स्टेट को भी बेसिकली रिलीजन के साथ कोई डोमेन नहीं होना चाहिए। स्टेट मस्ट नॉट हिंडर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ईदर। तो स्टेट शुड नीदर हेल्प नॉर हिंडर रिलीजन्स, बस उनको एक अपने आर्म्स लेंथ पे रखें। ये वेस्टर्न कंसेप्शन है सेक्युलरिज्म का। दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछा गया था। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, हमने थोड़ा सा अलग काम किया। वी डिपार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न मोड्स इन द टू वेज एंड फॉर टू डिफरेंट रीजंस। सबसे पहले राइट्स ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स।
तो रिलीजियस ग्रुप्स के जो राइट्स हैं जनरली स्पीकिंग वेस्ट के अंदर, यूएसए या यूरोप के अंदर एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, बट एज मेंशन्ड इंडिया recognized the inter-community equality was a necessary as the equality between the individuals. दिस वॉज बिकॉज क्योंकि पर्सन की फ्रीडम ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अपनी कम्युनिटी के स्टेटस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। अगर एक कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट करेगी, एक कम्युनिटी के लोग अपने आप को कम समझेंगे, तो ये नुकसान की बात है। इन अदर वर्ड्स द रिलेशंस वर इक्वल मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेशन। तो हर एक आदमी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ बात कर पाएगा। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी कि भाई सबके सब रिलीजियस जो हैं वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर इंडिविजुअल्स भी है और उस पूरे के पूरे धर्म के लिए भी है, कम्युनिटी के तौर पर। सेकंड, पावर ऑफ इंटरवेंशन। नाउ इंडिया में जो सेपरेशन है वो कंप्लीटली म्यूचुअल एक्सक्लूजन उसका नहीं किया जा सकता। वेस्ट में या फ्रांस में स्टेट बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, इन दोनों के बीच में इंडिया की थोड़ी सी यूनिक सिचुएशन थी। ऐसा बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सैंक्शंस, कुछ ऐसे कस्टम्स थे जो कि रिलीजियसली सैंक्शनड होते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी। सो कस्टम्स वर सो डीपली रूटेड कि उनको चेंज करने के लिए स्टेट को इंटरवीन करना ही करना पड़ेगा, वरना उनके अंदर कोई बदलाव नहीं हो जा सकता। तो स्टेट हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। सच इंटरवेंशन वॉज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। स्टेट हेल्प भी कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज को, उनको एड दे के स्टेट में हेल्प और हिंडर रिलीजियस कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन विच मोड ऑफ एक्शन प्रमोट्स वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो भारत में जो सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट का, उसका ये मतलब नहीं कि कंप्लीटली म्यूचुअली एक्सक्लूड कर देंगे, बट रादर दे मेंटेन्ड अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स आइडिया, ऑनेस्टली इसीलिए हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। रादर कॉम्प्लेक्स आइडिया कि स्टेट सबसे डिस्टेंट रहेगी, जरूरत पड़ने पर इंटरवीन करेगी या फिर इंटरवीन नहीं करेगी, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ दीज वुड टू बेटर प्रमोट लिबर्टी, इक्वालिटी और द सोशल जस्टिस। ये कॉन्सेप्ट है। सो इंडिया ने रिलीजन के साथ इस प्रकार का रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शैल बी सेपरेट, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी बोथ ऑफ द राइट्स शैल बी प्रोटेक्टेड। थर्ड ऑफ ऑल इंटरवेंशन करनी है या एब्सटेन होना है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली इट प्रमोट्स। अगर इंटरवेंशन करने से, जैसे कि भाई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को रोकना है, तो हम इंटरवीन करेंगे पॉसिबली। और अगर कुछ ऐसी चीज है जिसमें हमारा एब्सटेन करने से लिबर्टी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रमोट होता हो, तो विल कंटिन्यू डूइंग दैट। सो वी डू नॉट हैव a absolute certain separation of the religion, rather we maintain a principled distance. Now this is the keyword which you should actually basically put it in your notes. अगर ये notes में put नहीं करेंगे तो we would be at a disadvantage. First, our constitution reinforces and reinvents form of liberal individual. ये इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भाई लिबरलिज्म जो है एक नए प्रकार का लिबरलिज्म है। सेकंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अंदर कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली सबसे कोर प्रिंसिपल है। सेकेंड, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंटर कम्युनल स्ट्राइफ, कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द कमिटमेंट टू द ग्रुप राइट्स ऑल्सो एंड इंडिविजुअल राइट्स ऑल्सो। दिस इज द आइडिया। ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट वाली बात है। सो थ्री कोर फीचर्स this can be seen as the achievements of the constitution. One is the liberalism, one is the social justice, another is the secularism. ये सबसे तीन कोर फीचर हैं और इनको री इन्वेंट किया गया है अपने अकॉर्डिंग इंडियन सॉल्यूशंस में। तो इसीलिए इन तीनों के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों हमारा लिबरलिज्म वेस्ट वाला नहीं है, क्यों हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न जैसा नहीं है, वाई सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। देन दो अदर कोर फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो कि अचीवमेंट है। एक तो सबसे पहले यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि जहां पर ट्रेडिशनल हायरार्कीज चलती थी इंडिया के अंदर, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब राइट टू वोट दिया गया, जब दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में भी बेसिकली विमेन को रिसेंटली मिला था, भारत ने एक साथ ही दे दिया, ठीक है। वंस द आइडिया ऑफ नेशन टुक रूट अमंग द एलीट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट फॉलोड। तो इंडियन नेशनलिज्म ने हमेशा उसी पॉलिटिकल ऑर्डर को कंसीव किया था जहां पे हर एक भारतीय बेसिकली सोसाइटी का मेंबर हो। तो आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ले सिक्योरली विद इन द हार्ट ऑफ द नेशनलिज्म। एज अर्ली एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895, 1895 में, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही थी। एक नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उसके अंदर लिखा हुआ था, इट डिक्लेयर्ड दैट एवरी सिटीजन, एनीवन बॉर्न इन इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री एंड एडमिटेड टू पब्लिक ऑफिस। अब देखो, अब इस चीज़ को एक बार जरा अंडरस्टैंड करेंगे हम, क्यों यूपी, क्यों एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कहाँ से ये आता है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हाइड कर रखी है एनसीईआरटी ने पूरी की पूरी एक किताब के अंदर। क्या है?
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895। चुपचाप से हिस्ट्री की एक चीज दे दी है, द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट एट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या हम क्लास नोट्स में पढ़ते हैं, तो मैक्स टू मैक्स जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के पास जाते हैं। अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी हो तो जो भी कोई सीरियस बुक होती है, एक तो मैग्ना कार्टा डिस्कस करती है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688 और उसके बाद यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स। इन तीनों के बाद हम सीधा जंप करते हैं मोतीलाल नेहरू कमेटी पे, जो कि 1928 में आई थी, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात है। बट द थिंग इज दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो कब स्टार्ट हुई थी, एंड जनरली उसको ट्रेस किया जाता है एम एन रॉय के 1934 के समय में। अगर ये और थोड़ा सा पीछे ट्रेस करें तो बेसिकली महात्मा गांधी की 1920s की राइटिंग्स में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को ट्रेस किया जा सकता है। बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दैट हैज जस्ट बिन हिडन हियर, कि भाई 1895 का बाद समय चल रहा था और कहीं पर कोई उस समय की लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है भारत का संविधान बनाने के लिए, फार फार बिफोर, जब तक इंडियन नेशनल मूवमेंट मेन स्ट्रीम भी नहीं हुई है अभी तो। दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन कम्स। उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 की, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप पहले से दिया गया था कि कोई भी आदमी जो 21 साल से ऊपर का उसको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो बेसिकली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है, जिससे पूरे के पूरे देश की विल को एक्सप्रेस किया जाता है, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अचीवमेंट। देन द फेडरलिज्म, सेकेंड इज द फेडरलिज्म। सो फर्स्ट लिबरलिज्म हो गया, सेकंड वाला सोशल जस्टिस हो गया, थर्ड वाला सेक्युलरिज्म हो गया। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और दूसरे वाला फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को मानता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब कि देयर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट इक्वल हैं तो इसको कहेंगे इक्वल सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं। तो एक डिफरेंट प्रोविजंस है हमारे यहाँ पे स्टेट के लिए है, जिसको कहते हैं आर्टिकल 371। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स को कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। सो वी हैव काइंड ऑफ ए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, राइट। बट डिस्पाइट ये यूनिटरी बायस होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनके स्टेटस और प्रेरोगेटिव्स जो हैं वो कंप्लीटली डिफाइन कर रखे हैं। अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्री ऑफ द अमेरिकन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक। क्वेश्चन बनता है ये सिंपल मेंस का, ये कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है इसके अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ये सिंपल वाला फिर दोबारा से, दिस इज एज सिंपल एज दैट, यू शुड मार्क इट एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेट्री ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 50 की 50 स्टेट्स को, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 50 स्टेट्स को इक्वल ट्रीट करता है, इक्वल ट्रीट करता है। इंडिया का जो है वो सबको अलग करता है। इंडिया एज ए डिफरेंट 28 स्टेट्स हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। आर्टिकल 370 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, कि आर्टिकल 370 यूज टू ट्रीट जम्मू एंड कश्मीर एज ए सेपरेट, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ऊपर अवेलेबल है। उसी तरीके से आर्टिकल 371 के अंदर भी बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, और इवन महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो हमारा जो फेडरलिज्म है, वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा एसिमेट्रिक है, सारी स्टेट्स इक्वली ट्रीट नहीं की जा रही हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स। नाउ अंडर आर्टिकल 371A there is a privilege of the special status has been accorded to northeastern state of the Nagaland. Article not only confers validity on pre-existing law within Nagaland but also protects local identity through restrictions on the immigration. मतलब कि नागा आर्टिकल 371A के अंदर नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। मेनी अदर स्टेट्स आर आल्सो बेनिफिटरीज ऑफ सच प्रोविजंस। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अलग कर रहे हैं क्योंकि अलग सिचुएशन है, ऐसा कोई अलग की कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने टेक्निकली ये मल्टीलिंगुअल फेडरेशन तो एनविसाज नहीं किया था, ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन बट अब ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन ही ऐसी थी, हर एक मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप इज पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड, ऑल आर ट्रीटेड एज इक्वल। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक और लिंग्विस्टिक जो फेडरलिज्म है, इन्होंने यूनिटी को और कल्चरल रिकॉग्निशन को बेसिकली इकट्ठे कंबाइन कर दिया है। वेरी यूनिक सिचुएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ फेयरली रोबस्ट पॉलिटिकल एरिना, ठीक है। एंड देन नेशनल आइडेंटिटी। इन सारी चीजों के बावजूद बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, वी री इन्फोर्स अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी।
राइट, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक आइडेंटिटी को बैलेंस किया है, लिंग्विस्टिकली, रीजनली, रिलीजियसली, और उसके बावजूद भी बेसिकली एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की गई है। दिस इज अ क्लैरिफाइड डिबेट ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट हमने इसीलिए नहीं रखे, रादर देन फोर्स यूनिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सॉर्ट किया कि एक ट्रू फ्रेटर्निटी बनाते हैं। सरदार पटेल पुट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इवॉल्व वन कम्युनिटी। प्रोसीजरल अचीवमेंट, तो जो ये 5 कोर फीचर हैं, लिबरलिज्म, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और फेडरलिज्म, दीज आर द 5 कोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी एसए में लिखना हो तो ये लिखना है, एथिक्स के पेपर में लिखना हो तो ये लिखना है, पॉलिटी में कभी आ जाए तो यही 5 लिखने हैं। आपको भी सोचते वक्त इन 5 कोर प्रिंसिपल्स को सोचोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाउएवर देयर वर आल्सो सम प्रोसीजरल अचीवमेंट। प्रोसीजरल अचीवमेंट मतलब जैसे कि सबसे पहले तो एक हमने एक कमाल दिखाया कि वी हैव रिफ्लेक्टेड अ फेथ इन द पॉलिटिकल डेलिब्रेशन। अब जो भी काम होते हैं वो बेसिकली वायलेंस से नहीं होते हैं, रादर नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन से होते हैं। ये जो ओपन एंडेड अप्रोच है, इससे लोग बेसिकली विलिंगली चेंज हो जाते हैं, राइट। इट शोज अ विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंस एंड द डिसएग्रीमेंट। द सेकंड वन, इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। ये कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन इसको ध्यान से समझना, हर एक कॉम्प्रोमाइज बुरा नहीं होता है। इफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मियर सेल्फ इंटरेस्ट, तो हमें लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बट इफ वन वैल्यू इज पार्शियली ट्रेडेड ऑफ फॉर अनदर वैल्यू, कहने का मतलब ये है देश ने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम तैयार किया है जहां पे हम सॉल्यूशन जो है नेगोशिएशन से, डिबेट से सॉल्व कर रहे हैं, रादर देन एनी अदर डिस्ट्रक्टिव वे। द क्रिएटिविटी इज बेसिकली रिवॉर्डेड इन दिस सिनेरियो। तो ये कॉम्प्रोमाइज और जो अकोमोडेशन है, सुनने में इस समय गलत लग रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन का मतलब ये है कि आप अपने कुछ राइट्स और इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मैं अपने को करूंगा, ताकि हम दोबारा दोनों के दोनों मिलकर एक ऐसे कंसेंसस पे पहुंचे जो कि दोनों के लिए फायदेमंद हो जाए। क्रिटिसिज्म, इवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। बहुत छोटे छोटे क्रिटिसिज्म मैं बता देता हूं। सबसे पहले अनवील्डली, बहुत बड़ा बना दिया भाई। दूसरा, इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो लोग थे वो सारे के सारे इलेक्टेड लोग नहीं थे। देन इट इज एलियन टू आवर कंडीशन। अब यार ये देखो, अनवील्डली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कोई सेंस बनता नहीं है टेक्निकली, ये कहने की बात है कि ये बेसिकली इसलिए आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो बेसिकली एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इवन यूएसए का है, इवन ऑफ द कंट्रीज विच डू हैव अ कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 पेजेस का है, मतलब कि उसके अंदर टोटल 4400 वर्ड्स के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। और हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कम से कम नहीं तो 1.5 लाख वर्ड्स हैं, 1.5 लैक्स। ये डिफरेंस है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो क्रिटिसिज्म वाले कहते हैं कि हमारा भी कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, well, सबसे पहले तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अलग लोग हैं, उनकी तरह नहीं है हम। दूसरा इसलिए नहीं है, मेन रीजन जो है वो ये है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ थोड़ी ना डिफाइन करता है। दे हैव जस्ट मेड अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स द थिंग्स अबाउट इट इन मोर डिटेल। The country's constitution is to be identified with a compact document with other written documents with the constitutional status। तो यूएसए की भी चीजें हैं तो सही, बट वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, एक उन्होंने छोटा बना के छोड़ रखा है। ठीक है, अब वहां पे उनके में इलेक्शन कमीशन नहीं है, कोई सिविल सर्विस कमीशन नहीं है, पर हमने ये सारी की सारी चीजें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख दी है। तो डजंट मेक एनी सेंस। ये जो अनविल्डली डॉक्यूमेंट है दैट वी हैव अ लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस पर से। भाई एक बच्चे ने आंसर लिखा छोटा और एक बच्चे ने बहुत डिटेल में लिख दिया 1000 पेज, एक ने लिखे 150 वर्ड्स, और फिर वो कहेगी यार तुम्हारा तो आंसर बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, आंसर हमारा लंबा है ना, बट बिकॉज वी आर गिविंग मोर डिटेल्स। जो चीज उसने टच भी नहीं की है उस आंसर के अंदर, हमने वो बेसिकली डिटेल में लिख दी है। सेकेंड, इज इट अनरिप्रेजेंटेटिव। इसका पर्पस क्या है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, द आइडिया वॉज दैट इट शुड बी इलेक्टेड, बट टेक्निकली वो नहीं हो पाया। इट वॉज काइंड ऑफ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, कुछ लोग तो इनडायरेक्टली अपॉइंटेड हुए थे, एंड देन देयर वर सर्टेन नॉमिनेटेड पीपल। तो ये कैच बन गया कि वो हमारी जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। द क्वेश्चन इज दिस। अब उस समय ये अडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं था, तो मोस्ट मेंबर्स जो आते थे वो जनरली इलीट लोग आए थे। तो सबसे पहले 2 कंपोनेंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, one that might be called the voice and the other opinion. The voice component of the representation is important. People must be recognized in their own language or voice, not in the language of the masters. तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इट डायमेंशन से देखें तो थोड़ा सा अनरिप्रेजेंटेटिव लगता है। रीजन बीइंग
members of the constituent assembly were chosen by a restricted franchise, not by universal suffrage. However, अगर हम इसको दूसरा देखें तो रिप्रेजेंटेटिवनेस की कोई कमी नहीं है, हर शेड ऑफ ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एग्जिस्ट करता था, लेफ्ट, राइट, लिबरल, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, कम्युनिस्ट, ऑल ऑफ देम. सो इफ वी रीड द डिबेट्स वी फाइंड दैट कि हर प्रकार के इश्यूज और ओपिनियंस मेंशन्ड है. मेंबर्स जो मैटर्स रेज कर रहे थे ना, वो अपने इंडिविजुअल सोशल कंसर्न्स पे नहीं रेज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ. नाउ इट इज द कोइंसिडेंस, इज इट अ कोइंसिडेंस that every central square of every other small town has a statue of Dr. Ambedkar with a copy of Indian Constitution? Far from being a symbolic tribute, this expresses the feeling among the Dalits that the constitutions उनके aspirations को reflect करता है. फाइनल क्रिटिसिज्म जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एलियन डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल जो है वो बोरो किए गए हैं वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बेसिकली इंडियन कल्चरल इथोस से मैच ही नहीं करते, ये फालतू बकवास है. ये क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा दिया जाता है. सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न है और देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स व्हिच बेसिकली कम्स फ्रॉम द वेस्ट आल्सो. बट डू यू रिमेंबर, मतलब हमने डू यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरो किया गया था. बट इन दिस चैप्टर ये हम जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कोई ब्लाइंड बोरो, देखो बात सिंपल सी मैं बता देता हूं. इफ यू यूज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटी वाइल डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ग्रेविटी की अगर कोई चीज को, ग्रेविटी की न्यूटन की थ्योरी या आइंस्टीन की थ्योरी को यूज करोगे, सो कैन वी से कि यू आर यूजिंग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स? यस, न्यूटन डिड डिस्क्राइब द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटी, बट दैट कॉन्सेप्ट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. इट डजंट मीन कि वो वेस्ट का हो गया. इट जस्ट एंडेड अप जनरेटिंग इन द वेस्ट. दैट इज द ओनली क्लेम टू फेम दे हैव. और इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको कोई यूज नहीं कर सकता. द सेम थिंग इज अबाउट दीज आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और द फंडामेंटल राइट्स, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, these ideas are brilliant and novel. These were started somewhere earlier, but इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कि there is no other way out of it, right? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में था, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये राइट्स की जो लड़ाई थी वो चलनी स्टार्ट हो गई थी ईयर 1600s में. सो दे जस्ट एंडेड अप रीचिंग देयर फर्स्ट. दैट डज नॉट मेक इट देयर्स. जस्ट बिकॉज कि किसी ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कोई देश में और वर्ल्ड में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही नहीं सकता है. सो मैनी इंडियंस हैव नॉट ओनली अडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग, बट उनको अपने तरीके से हम अपनाते भी हैं. एंड दिस इज व्हाई दिस बुक इंसिस्ट ऑलवेज कि किस प्रकार से हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को चेंज कर रखा है. हाउ वी डोंट फॉलो द वेस्टर्न liberalism, rather we have Indian liberalism. How we do not follow the Western secularism, rather we have adopted it to the Indian secularism. That is the focus of this idea, right? So when Western modernity began to interact with local cultural system, कुछ एक hybrid culture begin होती है. So this cluster of newly developed phenomena, Western modern और indigenous traditional cultural system से एक different alternative modernity बनती है. And this is what we actually do. So हमने selectively adapt किया है, बोरो नहीं किया है. रादर मैं खुद भी इस वर्ड बोरो से बेसिकली थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट करता हूं. आई डोंट नो व्हाई इट इज सेड. ये हो गया हमारा क्रिटिसिज्म. अनविल्डली है ये, अनरिप्रेजेंटेटिव था और एलियन टू दी कंट्री है. तीनों बकवास बात है. अनविल्डली भाई क्यों? क्योंकि हमने उसमें डिटेल लिखी हुई है ज्यादा. यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इलेक्शन कमीशन के जो प्रोविजंस है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. फेडरलिज्म की डिटेल्ड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं होते हैं. बट वी हैव दैट. Similarly, there are some limitations also in the constitution. कुछ limitations भी हमारे constitutions में. Given the social conditions within which the constitution was made, it was only natural that there may be some controversial matters. Now कौन कौन से हैं? First, Indian constitution का centralized idea है national unity का. So centralization है हमारे constitution के अंदर अभी भी. That's the first problem. The second one, Indian constitution doesn't discuss about the gender justice at all. बिल्कुल करता नहीं है. ये यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट की तरह दे रखा है कि वी डू नॉट, द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिस्कस अबाउट द जेंडर जस्टिस एट ऑल. तो फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करता है. थर्ड, इट डज नॉट मीन, ये समझ में नहीं आया कि कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट्स हमने डीपीएसपी में क्यों दे दिए हैं रादर देन गिविंग देम ऑन द फंडामेंटल राइट्स. सो देयर आर सम राइट्स व्हिच आर नॉन जस्टिशिएबल इन द डीपीएसपी. सो देर इज अ केस दैट कैन बी मेड कि उसको भी बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट्स में ऐड करते तो शायद देश के लिए या देश के नागरिकों के लिए अच्छा होता. दिस इज पॉसिबल. अरे बचा इतना ही है, तीन ही दिए हैं.
सो दीज आर दी 3 लिमिटेशंस, ये तीनों की तीनों लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। अब ये चैप्टर सुनने में पढ़ने में कितना भी डिफिकल्ट हो, द ओनली थिंग इज बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और लिटरली टोटल 5 और 3 और 3 कितने हो गए 11 पॉइंट्स इसके अंदर याद करने हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर आप कभी भी जब सोचोगे उन 11 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा याद हो जाएगा। पहले वाला कि हमारे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो 5 पॉइंट। 3 सबसे कोर फिलॉसफी कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज द लिबरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड वन इज द सोशल जस्टिस नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थर्ड वन इज द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 2 और हैं जो कि एडिशनल है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन 2 और पूछे जा सकते हैं। द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ऑल्सो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द फेडरलिज्म, ये चौथा और पांचवा। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन है। क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? 3 कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म। सबसे पहले ये अनवील्डली है, मतलब कि इट्स वेरी बिग डिटेल्ड है। दूसरे वाला ये अनरिप्रेजेंटेटिव है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं की गई थी। दोज आर द 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थर्ड 2 इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म एंड द थर्ड वन इज कि दिस इज एन एलियन टू आवर कंट्री, क्योंकि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 3 एंड देन देयर आर 3 लिमिटेशंस, 3 लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज्ड है, अभी भी टिल्ट जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ है, फेडरलिज्म की तरफ टिल्ट नहीं है। दूसरा, इंसिडेंटली जेंडर जस्टिस फीमेल्स के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, दो देयर आर ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स व्हिच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वल्नरेबल एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट द फीमेल आल्सो, बट इट डजंट टॉक अबाउट द जेंडर जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली, इट टॉक्स अबाउट द जेंडर जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में करता है, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करता है। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज दैट कि देयर आर सम डीपीएसपीज जो कि बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल है, कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स हो सकते थे लेकिन वो नहीं है। एंड दैट इज इट। ये अगर 11 पॉइंट आपको याद है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा आपको। दिस इज हाउ यू एक्चुअली नीड टू डू इट ऑल्सो, यही पर्पस होता है और इसी तरीके से बनाना भी होता है, इसको याद करने का तरीका भी यही है। देयर इज अ ब्लैंक पेज है, पीछे कुछ ब्लैंक पेज भी नहीं है कहीं पे। रुको मैं एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पे, फिर मैं कुछ उसके ऊपर बातें करता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए, यहाँ पे आप किस प्रकार से पेज ऐड किया जा सकता है, कोई तरीका नहीं है पेज को ऐड करने का। देयर इज नो वे टू डू इट, एब्सोल्युटली नो वे टू डू इट। ठीक है, फिर मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ऑलराइट, सो ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट, इसकी मैं क्या नाम है वो कर देता हूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। नाउ पॉलिटी के लिए एक और बुक करनी है बस, विच आई विल हैव टू मेक आई विल मेक अ सीरीज ऑन द इंडियन पॉलिटी। तो वो इंडियन पॉलिटी की अगर सीरीज कर ली ना तो भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि देश के अंदर किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एंड सेकंड, इसके बाद हमें एक हिस्ट्री भी करनी है। नाउ हिस्ट्री में क्या है यार, हिस्ट्री में नए वाली एनसीईआरटी के अंदर टोटल 4 चैप्टर होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप खुद पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक बार चाहो तो मैं उसको करवाने की कोशिश करूंगा। बट मेरा पहले पर्पस होगा उसको ओल्ड एनसीईआरटी को करवाना, वो स्लाइटली ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी को भी मैं ओल्ड एनसीईआरटी करा देता हूँ। ये दोनों की दोनों किताबें आपको, वैसे हिस्ट्री में और कुछ पढ़ना भी नहीं है, हिस्ट्री में तो बस ये ओल्ड एनसीईआरटी का कर लो तो आगे निकल जाओगे, हो जाएगा काम। एनसीईआरटी की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ही देती है, उसके लिए हमें डिटेल में बेसिकली कुछ ना कुछ पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट अ न्यू सीरीज। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स है कि सर क्या करवाएं, क्या करना चाहिए नेक्स्ट, क्या करना चाहोगे, तो मुझे नीचे कमेंट कर दो यार इस वीडियो के अंदर। ओके, ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड टू गो, बाय।